और बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पर पूर्व सीएम और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने मांग उठा दी है मिथिला राज्य की। जी हां, अलग मिथिला राज्य की ही मांग राबड़ी देवी की तरफ से उठाई गई है। राबड़ी देवी ने कहा कि मिथिला राज्य बनना चाहिए। बीजेपी के लोग मैथिली में संविधान पर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, इसे लेकर मैं भी बधाई देती हूं, लेकिन मिथिला राज्य बने ये मेरी इच्छा है। आज आपने आवाज उठाई है? हाँ, उठाया है। वो लोग मोदी जी को बधाई दे रहे थे, मैथिली भाषा शामिल हुआ है। मैथिली भाषा शामिल हुआ, ठीक है, हम भी खुश हैं। शामिल होना चाहिए, बाकी मिथिला राज बनाना चाहिए। और पटना से बड़ी खबर, संस्कृत और मैथिली में संविधान होने पर खुशी का माहौल है। बिहार विधानसभा परिसर के बाहर बीजेपी विधायकों ने खुशी जताई। उन्होंने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया, मिथिला के सम्मान को लेकर पीएम को धन्यवाद दिया और पीएम मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शामिल किया और मैथिली भाषा आप जानते हैं कि मिथिलांचल बिहार की भाषा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितना महत्व दिया है, जितना सम्मान दिया, जिसको मैं अपने सामने में आपको दिखा रहा हूं, अब संविधान हमारा मैथिली भाषा में है, संस्कृत भाषा में है। इसलिए मिथिलांचल और बिहार के लोग प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी को आजीवन कभी इस एहसान को नहीं भूल सकते हैं। और बिहार की जनता, बिहार की ओर से जो है, हम उनको, प्रधानमंत्री जी को हृदय के गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। तो मैथिली और संस्कृत में संविधान के विमोचन पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सदन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार की जनता की तरफ से आभार जताया। इसमें संविधान सभा के दौरान जो कॉन्स्टिट्यूशन दिवस के तौर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा बिहार के सनातन के प्रतीक और देश के सनातन के प्रतीक संस्कृत और बिहार की मैथिली भाषा में संविधान की एडिशन को लाने का काम किया गया। इसके लिए विशेष तौर पर आग्रह करूंगा कि सदन से सर्वसम्मति से धन्यवाद देने का भारत सरकार को प्रस्ताव दिया। संविधान दिवस के दिन मैथिली में संविधान के विमोचन पर बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। सरावगी ने कहा कि पीएम मोदी ने मिथिला का मान बढ़ाया है और उसके लिए पूरा मिथिलावासी उनका आभार जता रहे हैं। मैथिली में संविधान को अनुवाद करके उन्होंने कल विमोचन कराया। जिस दिन संविधान लागू हुआ था, ये बड़ी बात है। समस्त मिथिला के लोग आह्लादित है, सब, क्योंकि मिथिला की हमेशा चिंता प्रधानमंत्री जी करते हैं और देवों की भाषा संस्कृत रही है। सनातन धर्म को मानने वाले सभी लोग का कल जो है संस्कृत में अनुवाद करके संविधान का, सनातन धर्मावलंबियों को भी जो है बहुत पूरे देश में या पूरे विश्व में जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, देवों की भाषा संस्कृत रही है। संस्कृत और मैथिली में संविधान का अनुवाद करके बड़ा काम प्रधानमंत्री जी ने किया है और मिथिला में और सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का सिर चौड़ा भी हुआ। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन। बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष का एक बार फिर से तीसरे दिन भी जमकर प्रदर्शन देखने को मिला। विपक्ष के विधायकों का विरोध प्रदर्शन, हाथों में तख्तियों के साथ वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर अपनी नाराजगी और विरोध को इस तरीके से जाहिर किया गया और इसे वापस लेने की मांग की गई। वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर के विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जमकर हमला बोला है। देखिए, वक्फ तो बहाना है और तुष्टीकरण निशाना है। ये तुष्टीकरण वाले लोग हैं। वक्फ जिस तरह से नाजायज संपत्ति गरीब हिंदू मुसलमान का अपनाया है और कोहराम मचाया है, उस पर कानून अवश्य आना चाहिए। और ये लोग मुस्लिम वोट को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ये लोग समाज नहीं देख रहे हैं, गांव नहीं देख रहे हैं। लैंड जिहाद में फंस करके किस तरह सरकारी जमीन और पर्सनल जमीन को गांव में हड़प लिया गया है, उस पर मदरसा कब्रिस्तान बना दिया गया है। मैं कहता हूं कि हिम्मत है और मैं सरकार से मांग करता हूं कि यहाँ भी सभी दल के विधायकों की एक समिति बने और बिहार में लैंड जिहाद के नाम पर जो नंगा नाच हुआ है वो पोल खोल देगा इन लोगों का। और वक्फ बोर्ड को लेकर के
हम तमाम विपक्षी दल इंडिया अलायंस के लोग एकजुट हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को याद करना चाहिए कि बातें बड़ी बड़ी करते हैं, गांधी जी की बात करते हैं और दिल में गॉडसे को बसा के रखते हैं। ये सच्चाई है। ललन सिंह जी ने वक्फ बोर्ड का खुल करके जो है समर्थन किया पार्लियामेंट में, और इतना बड़ा मसला है, मुख्यमंत्री एकदम चुप्पी साध रखे। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष के विधायकों ने खूब हंगामा किया। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरता नजर आया। लेफ्ट के विधायकों ने विधानसभा परिसर में हंगामा किया। विधायकों ने केरल की तर्ज पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन की मांग उठाई। इसी देश के अंदर 5-6 राज्य ऐसे राज्य है जहां 3,000 दे रहा है, तमिलनाडु में 4,000 दे रहा है, केरला में जो है वो 2,000 दे रहा है, बगल में झारखंड है वो 1,000 दे रहा है। तो ये डबल इंजन की सरकार है, इसके पास पैसे की क्या कमी है? हम लोग मांग कर रहे हैं कि आप जो है केरल की तरह कम से कम 2,000 रुपया जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन दीजिए। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आरजेडी विधायक मुकेश रोशन का अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आरजेडी विधायक अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधकर और हाथ में पोस्टर लेकर के विधानसभा पहुंचे और पोस्टर के जरिए सरकार के खिलाफ विरोध जताया। जिस तरीके से लगातार बिहार में घटनाएं घट रही है, शराब नहीं किताब दो, मदिरालय नहीं पुस्तकालय दो, ये हमारे रघुवंश बाबू कहते थे। आज क्या हाल है? स्कूली बैग में जो है वो शराब ढोया जा रहा है। जहां पुस्तकालय होना चाहिए वहां शराब का स्टॉक किया जा रहा है। जहरीली शराब से बिहार में आए दिन जो है वो सैकड़ों मौत हो रहा है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई और सुनवाई नहीं हो रहा है। जो भी घटनाएं घट रही है उसको हम लोग उजागर करने का काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि स्मार्ट मीटर के नाम पर बिहार में जो है वो लूट खसोट जारी है। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर इन लोगों को बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। ये वही लोग हैं जिनके शासनकाल में अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिलता था और बिहार की छवि जंगल राज की थी। जंगल राज था इन लोग के समय में, जिनको सत्ता का संरक्षण, अपराधियों को सत्ता का संरक्षण इनके राजपाट में मिलता था और सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों के घरों से अपराध करवाया जाता था। तो वो लोग, सही बात, उनको कुछ सूझता नहीं है। जब उनका शासन था तो उनको कुछ सुझाई नहीं पड़ता है। गया से एक बड़ी खबर है। यहां पर कूड़ा चुनने के दौरान बम फट गया। बता दें आपको, बम फटने से 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जमीन पर बोरा रखते ही बम ब्लास्ट हो गया। घटना कोतवाली के तिलबिघा टोली की है। फिलहाल पुलिस की टीम मामले की जांच कर रही है। यहाँ पर जहाँ खड़े हैं हम लोग, तिलबिघा में संतोष राम का एक कबाड़ी की दुकान है। वहाँ पर 2 बच्चे सुबह में लगभग 11:15 बजे के आसपास बोरा में कबाड़ी लेके आए और कबाड़ी को खोल रहे थे। इसी बीच में विस्फोट होती है और दोनों बच्चे जख्मी हैं, जिसका नाम लक्ष्मण और बादल है। उनके नाना का नाम विठल राम है, वो अपने ननिहाल में रहते हैं। वो दोनों जख्मी को इलाज के लिए मेडिकल भेजा गया है। घटनास्थल पर देखने पे अभी कोई ऐसा सामान हम लोगों को नहीं मिला है, विस्फोट वाला सामान, लेकिन एक्सपर्ट टीम जो है, बीडीएस टीम और एफएसएल टीम को बुलाया गया है। यूपी की संभल हिंसा की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। सरकार ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पत्थरबाजों और उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों की सरकार करेगी। यूपी संभल के पत्थरबाजों और उपद्रवियों के पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगेंगे, साथ ही इनसे नुकसान की वसूली भी होगी। जो उपद्रवी लोग पकड़ में नहीं आएंगे उनके ऊपर इनाम भी घोषित हो सकता है। कुल मिलाकर संभल के गुनहगार किसी भी सूरत में बच के नहीं जाएंगे। गौरतलब हो कि यूपी सरकार पहले ही उपद्रवियों और अपराधियों के खिलाफ नुकसान की वसूली और पोस्टर का अध्यादेश जारी कर चुकी है। निष्पक्ष जांच के निर्देश शासन स्तर से दिए गए हैं और इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। हर स्थिति में आम नागरिकों को सुरक्षित वातावरण मिले, ये हमारी प्रतिबद्धता है। सर, ये पोस्टर लगाने की भी बात कही जा रही है कि सार्वजनिक स्थानों पर इनके अपराधियों के पोस्टर लगाए जाएंगे जो आरोपी हैं इस पूरे में। वो पुलिस प्रशासन अपना जो कानून के तहत काम करेगा,
कानून का पालन सबको करना चाहिए। मुरादाबाद कमिश्नर अनंजय कुमार सिंह ने कहा कि मृतकों के परिजनों को बुलाया गया है। अगर वे एफआईआर दर्ज करेंगे तो हम एफआईआर दर्ज जरूर करेंगे। 4 लोगों का मारा जाना बेहद दुखद है। विधायक जी के पुत्र के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें 19 तारीख को जो उनकी गतिविधियां रहीं, उसके बाद जो जुमे के नमाज के वक्त की जो उनकी गतिविधियां रहीं और बाद में कई सारे साक्ष्य और पूछताछ के आधार पर लोगों से जो चीजें मिली हैं उसी के आधार पर हमने मुकदमा दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को पथराव की घटना सामने आई और इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह लगातार हमलावर बने हुए हैं, जिन्होंने कहा है कि जो लोग संभल जाने की बात कर रहे हैं उनको बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में भी सोचना चाहिए। ये आतंक मचाएंगे, इनका जनसंख्या हो गया, ये वर्चस्व की लड़ाई में आतंक मचाएंगे और सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल नहीं करेगी। ये अवैध हथियार लेकर के चलाएंगे, सरकार उस पर कुछ नहीं बोलेगी, फुटेज नहीं दिखाएगी। अखिलेश यादव तो अपराधियों को साथ लेके घूम रहे हैं। संभल मामले पर राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि उपचुनाव में हार से विपक्ष बौखला गया है। प्रशासन कठोर कार्रवाई करेगा, गोली चलाने वाले बचेंगे नहीं। संभल की घटना को लेकर के आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि संभल हिंसा को लेकर अखिलेश पर केस दर्ज होना चाहिए। पूरा जो प्रकरण है ये बड़ा संवेदनशील है, लेकिन अफसोस की बात है कि दंगा भड़काने की कोशिश वहां समाजवादी पार्टी के नेताओं ने की। पर हमें पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन पर कि संभल में शांति बहाल हो जाएगी। जहां तक सवाल है हर मंदिर का और जामा मस्जिद का, तो कोर्ट के आदेश का सम्मान करना चाहिए, कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुआ है उसमें हार से समाजवादी पार्टी बौखला गई है और अखिलेश यादव जी पहले पत्थर फेंकवाते हैं, दंगा भड़कवाते हैं, भीड़ को उकसाते हैं, फिर डेलीगेशन भिजवाते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं। अखिलेश यादव जी को केस दर्ज तो अखिलेश जी के खिलाफ होना चाहिए। झांसी में बाबा बागेश्वर ने अपनी पदयात्रा के दौरान बड़ा बयान दिया। बाबा बागेश्वर ने कहा कि एक धर्म विशेष के लोग पूरी दुनिया के लिए चैलेंज बनते जा रहे हैं, जो पूरी दुनिया में अपना राज स्थापित करना चाहते हैं। उन्होंने आह्वान किया कि देश को बचाने के लिए हिंदुओं को अब हर हाल में आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि हिंदू आगे नहीं आए तो न देश बचेगा न हिंदू। बाहुबली सांसद आनंद मोहन की बेटी और शिवहर से विधायक चेतन आनंद ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर गंभीर आरोप लगाए। चेतन आनंद ने हाल ही में हुए बिहार उपचुनाव को जोड़ते हुए चिराग पासवान पर सवाल उठाया है। चेतन आनंद ने कहा है कि चिराग पासवान को स्पष्ट करना चाहिए कि वो एनडीए में है भी या नहीं। उपचुनाव में गया की इमामगंज सीट पर चिराग पासवान प्रचार को नहीं गए। वहां पर जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी जी के सामने जितेंद्र पासवान खड़े थे और वो 37,000 वोट ले आते हैं। संसदीय चुनाव में भी 3 बार शिवहर का कार्यक्रम लगवा करके हेलीपैड बनवा कर नहीं आए। ये सवाल तो जायज़ है। आप सब लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से कहीं जाना और कहीं नहीं जाना, ये पिक एंड चूज करना, इससे गठबंधन में जो है बहुत क्वेश्चन मार्क उठता है। और ये स्पष्ट उनको करना होगा कि अगर गठबंधन में अगर आप हैं तो हर एक सीट पे आपको जाना चाहिए। हाँ, और आपके जो लोग हैं उस तरीके से टर्न अप गठबंधन के लिए करने चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि क्या जीतन राम मांझी दलित नहीं है क्या? उनके सपोर्ट में आप नहीं गए। हाँ, शिवहर में जब चुनाव हुआ तब उधर 3 बार हेलीकॉप्टर का प्रोग्राम आपने दिया, 3 बार हेलीपैड बना, उसके बाद आप नहीं आए। आप स्पष्ट कीजिए ना कि मतलब आप हैं कि नहीं। हमने तो इतना ही पूछा था। तो चेतन आनंद के बयान पर चिराग पासवान ने भी पलटवार किया। चिराग पासवान ने कहा कि पहले वो खुद साफ करें कि वो किधर हैं। खुद ही कभी इधर तो कभी उधर होते रहते हैं। मैं एनडीए में था और हमेशा रहूंगा। चेतन आनंद ने एक सवाल उठाया है, कहा है कि आपने तरारी में चुनाव प्रचार किया, इमामगंज में नहीं गए, एनडीए में है या नहीं, ये साफ करते हैं।
देखिए, मैं अब उनके सवाल का क्या ही जवाब दूं। पहले तो मुझे यही नहीं पता कि वो किस पार्टी में है। राजद से वो थे, अब वो पता नहीं किस में है, नहीं है। बट जिससे वो सवाल पूछ रहे हैं, पहले मैं चाहता हूं कि वो एक अपना स्पष्टीकरण दे दें, और अगर वो उस पार्टी में है जो पार्टी हमारे गठबंधन में है, तो फिर उनके नेता अगर ये सवाल करेंगे तब मैं जवाब दूंगा। और बड़ी खबर रांची से, हेमंत सोरेन कल चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मोरहाबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह है। कल 11 बजे के बाद तेजस्वी यादव के पहुंचने की भी खबर सामने आ रही है। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, और आपको बता दें कि आरजेडी के कई सीनियर नेता भी इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। तो झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद जहां नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, तो दूसरी तरफ सदन में नेता प्रतिपक्ष और मुख्य सचेतक कौन होगा, इसे लेकर भी गहमा गहमी जोरों पर है। नेता प्रतिपक्ष को लेकर पूछे गए सवाल पर 7वीं बार चुनकर आए बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि ये तय करना मेरा काम नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी जो भी दायित्व देती है मैं उसका अक्षर सब पालन करता। तो पार्टी को तय करना है ना, कौन नेता प्रतिपक्ष होगा, कौन मुख्य सचेतक होगा, कौन विधायक के रूप में कार्य करेगा, ये तो पार्टी तय करती है। और गया से बड़ी खबर देखिए, जांच के बाद तीसरा बम मिला। बम निरोधक दस्ता की टीम ने डिफ्यूज किया बम को। कम शक्तिशाली वाला था देसी बम। बम फटने से 2 बच्चे जो हैं वो घायल हो गए हैं। तेलबीघा टोली के पास ये बम विस्फोट होने की खबर सामने आ रही है। बम स्क्वाड की टीम ने बम को डिफ्यूज कर दिया। तो गया से ये खबर है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता एलन लिली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एलन, देखिए, खबर सामने आ रही है कि बम मिला था और इससे कुछ लोग घायल भी हुए हैं। पूरी जानकारी दीजिए। बच्चे के घायल होने की खबर मिल रही है। जी, बता दें आपको कि जो दोनों बच्चे जो है नाबालिग बच्चे थे और सड़क पर कूड़ा कचरा चुनने का काम करते थे, और वो एक सवाई दुकान में बेचते थे। इसी दौरान जो वो अपनी बोरी में भर करके जो कचरे को बेचने के लिए पहुंचे, तभी वो 2 बम जो वो ब्लास्ट हो गया था। फिर इसके बाद जो बम जो दस्ता की टीम पहुंची, पुलिस टीम पहुंची, तो जांच किया गया, तो एक और तीसरा बम जो है वो वहां पर बरामद किया गया, जिसे मौके घटनास्थल पर ही उसे डिफ्यूज कर दिया गया है। हालांकि बताया गया कि ये ज्यादा शक्तिशाली वाला बम नहीं था, वो जिसमें दीपावली जैसा जो बम होता है उस तरह का जो है वो उसमें बारूद भरा हुआ था। फिलहाल फिर घटना के बाद जो है अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया था। वरीय पुलिस अधीक्षक जो मौके पर पहुंचे, फिलहाल इस बात बारे में बता दें कि इस 2 बच्चे जो है अभी भी मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती है और वो बुरी तरह से वो जख्मी है। बताया जाता है कि कहीं न कहीं किसी आतंकी तत्वों के द्वारा वो देसी वो बनाया था और वो कचरे में रख दिया गया था। जी, तो फिलहाल अभी बच्चों की स्थिति कैसी है? जी, बच्चे की स्थिति ठीक है और मगध मेडिकल अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है, क्योंकि उनके शरीर पर भी कई जगह के निशान जो है वो चोटिल हो गए थे। यही वजह है कि अभी उनका भी इलाज जो है डॉक्टर की देखरेख में मगध मेडिकल अस्पताल में किया जा रहा है। और क्या ये जो मामला है वो पुलिस के संज्ञान में है एलन? जी, निश्चित तौर पर घटना के बाद जो है पूरे आला अधिकारी जो है वहाँ पर घटना पहुंच गए थे। एसपी तमाम जो अधिकारी है वो वहाँ पर पहुंचे थे और इसके बाद जो है वो जांच किया गया था। फिलहाल जिस जगह पर जो कचरा जो उठाया गया था उस जगह पर भी पुलिस जो है मौके पर बच्चे से पूछताछ किया जा रहा है कि कहाँ से वो बच्चे जो है वो कचरा को उठाया था और देसी बम से वो उठाया था, वहाँ पर भी जांच कर रही थी। जी एलन लिली, सवाल ये कि ये पहली घटना नहीं, इससे पहले भी गया में ही कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। इंटेंसिटी बम की जितनी भी रही हो, लेकिन ये सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा सवाल है। पुलिस इसे लेकर अब फिलहाल क्या इलाके में कोई सर्च अभियान चला रही है? देखिए, आपको बता दें कि आज से मतलब कि 1 सप्ताह पूर्व भी इसी तरह का एक घटना जो है वो सिविल लाइन थाना क्षेत्र के राजेंद्र आश्रम के पास कबाड़ी दुकान में हुई थी, जहां एक वहां के जो दुकानदार है वो भी बुरी तरह से घायल हुआ था। उनका एक हाथ जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया था। इस तरह की बात जो है एक बार फिर तरह घटना हुई है, लेकिन अब पुलिस प्रशासन को देखना होगी अब इस मामले को लेकर के अब किस तरह से वो। बहुत बहुत शुक्रिया एलन लिली तमाम जानकारी के लिए। और इस बुलेटिन में बिल्कुल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।